अरे ऑनलाइन वाला तुम्हारे चक्कर में लेट हो जाता, नेट तो चलता नहीं। चल गया। ये इंडियन है, ये बिना पीटे काम ही नहीं करता है। बताओ, बोलते हैं कि पीटो मत बच्चों को, बिना पीटे इंडिया में रिमोट नहीं चलता, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कहां तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास में? आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बातें हम कर रहे थे। एक क्वेश्चन किया था मात्र ना, ये एक और क्वेश्चन किया था, एक ही हुआ था क्या? चलिए, मैंने आपको एक बात बोली थी, स्टीरियो में आंखों देखी क्या होता है? धोखा। अपनी आंखों पर कभी भी विश्वास ना करे और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश भी ना करे। इंटरचेंज इंटरचेंज मत खेलना, वो तुम्हारे साथ खेल जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है। ये इंटरचेंज से तभी तक आंसर आते हैं जब तक चीजें क्लियरली दिखती हैं। तो सीधा हमारा इस पर स्विच करेंगे, इजी है तो ठीक है, नहीं तो आरएस से आंसर दे देंगे। लीजिए, दो कंपाउंड्स आपके बीच में बन चुके हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिलेशन। ये हमारे सामने है, इन दोनों के बीच में आपको स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। स्टीरियोकेमिकल क्या फाइंड आउट करना है? रिलेशनशिप। ये बताइए, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में क्या स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप रह सकता है? होमवर्क, ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, किस बच्चे की है? नहीं नहीं, बहुत जल्दी निकाला आंसर। इसे बोलते हैं पारखी नजरें। क्या बोलते हैं? पारखी नजरें। एकदम खटैक से आंसर निकाल दिया है। अभी डाउटफुल है कि मेरे को इतना तारीफ क्यों कर दिया है, सही बताया है कि गलत बताया है? लीजिए, आपने सुलटा दिया है क्या? ये दोनों कंपाउंड्स हैं, इसको बोल दिया है फर्स्ट और इसको बोल दिया है सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप बतानी है आपको। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। नींबू कौन डाल के लाएगा इतने महंगे? आंसर नहीं दिया है, बाकी सारी तुम्हें सब्जी मंडी की नॉलेज है। राक्षसों, पढ़ते हो कि सब्जियां खरीदते फिरते हो? रिंग रिंग में आंसर नहीं आ रहे, रिंग में आ रहा है कैसे निकाले? क्यों, रिंग में कोई नए से मंत्र लगाने पड़ेंगे क्या? सॉलिड लाइन वेज डैश रिंग है। आंसर अभी तक नहीं आए हैं। होमोमर आ गए हैं क्या? होमोमर बिल्कुल गलत आंसर है, दे आर एनेंशियमर्स। कितने लोगों का आया आंसर? एनेंशियमर। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा हूं जब से कि आंखों पर विश्वास मत करना, ये स्टीरियो है। आंखों देखी पर भी विश्वास नहीं होता है इसके अंदर। और हम सोचते हैं कि हम एक्सपर्ट बन गए हैं स्टीरियो के अंदर। कोई एक्सपर्ट नहीं बनता है स्टीरियो में। हम सालों साल पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें मॉलिक्यूल की ऑब्जर्वेशन है। आप स्टूडेंट्स हैं, आपको कभी भी नहीं जाने देगा आप कभी भी अपने से आगे। हम पहचान लेते हैं और हमें तो याद ही हो जाता है, इतनी बार क्वेश्चंस करते हैं, सारे क्वेश्चंस भी देखे हुए होते हैं, हम देखते बता देते हैं ये है। लेकिन आपको आरएस की मदद लेनी ही पड़ेगी। दिक्कत तो यही है सर, आरएस निकली। आरएस निकलने में क्या दिक्कत है बे? ये देख, हमारे सामने हाइड्रोजन है। यस। क्या ये एग्री करते हुए कायरलिटी सेंटर है? हाँ सर, ये तो करते हैं, चारों अलग है। क्या इस पर भी एग्री करते हुए कायरलिटी सेंटर है? हाँ। बच गए तुम लोग, जो मैंने स्टीरियो शुरू कर लिया, तुम बोल रहे थे सर सीधा पढ़ाओ। फिर इसमें कैसे बातें करता मैं? When cyclohexane reacts with Br to the number of the products formed in this reaction, two products, the relation between the formed products enantiomer, the resultant solution optically inactive due to external compensation, racemic mixture. सुलझ जाती सारी फाइल, मैं बोलता रहता तुम सुनते रहते बस। तो बताइए, कायरेडी सेंटर है, कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी ही पड़ेगी सर आज आपको। लीजिए, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1 हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है। यस। इसको प्रायोरिटी मिलेगी 4 लोवेस्ट एटॉमिक नंबर है। यस। बताइए, इधर कौन है? कार्बन। और उधर भी कौन है? कार्बन। दोनों के एटॉमिक नंबर सेम। आगे बात कीजिए। आप जानते हैं इस कार्बन पर कौन लगे होंगे? कार्बन और हाइड्रोजन। यहां पर कौन लगा हुआ है? ब्रोमीन। ये जीतेगा। तो इसको कौन सी प्रायोरिटी देंगे? सेकंड। और इसको प्रायोरिटी कौन सी देंगे? थर्ड। बताइए कहां से कहां जाएंगे? 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी देखो, डैश पर आर जाने दो सर। सो इट विल बी हैविंग आर कॉन्फ़िगरेशन। बहुत बढ़िया है। नीचे वाले पर बात करो। नीचे वाले पर सर हाइड्रोजन तो दिया ही नहीं, तो वेज पर कौन होगा? हाइड्रोजन ही तो होगा। तो हाइड्रोजन को कहां लगा लो? वेज पर। ठीक है। अब ये वेज इधर लिख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? चलिए बताइए, इसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी। यस सर।
इसको प्रायोरिटी 4 मिलेगी। यस सर, यहां पर कार्बन, वहां पर भी कार्बन। गौर से देखिए, मैंने बॉक्स में डाले हैं, ये दोनों सॉलिड लाइन वाले कार्बन है। ठीक है सर, उस कार्बन पर ब्रोमीन, इस कार्बन पर कार्बन ही आई है एटॉमिक नंबर वाला, उसको जाएगी सेकंड प्रायोरिटी, तो इसको मिलेगी सेकंड। और इसको कौन सी मिलेगी? थर्ड। बताइए 1 से कहां जाऊंगा? 2, 2 से कहां जाऊंगा? 3। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सर आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? बेस पर। एस आना चाहिए था, क्या आएगा? आर। तो दोनों जगह आर आर मिलेगा। यस, नंबरिंग आप यहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है इसके अंदर। तो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2 के ऊपर, सॉरी 1 के ऊपर क्या रहेगा? आर। उसके बाद अगर अपन बात करें 2 के ऊपर भी क्या रहेगा? आर, है कि नहीं है? यस। नेक्स्ट के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, जरा बता दीजिए। तो आगे ना नैन्सी, तो जल्दबाजी में सुलट जाओगे, हवाबाजी में। इंटरचेंज वाले ये सब मैं करवा करवा के बंद कर चुका हूं, उसमें बच्चा फाइनली सुलटता ही है। एक ले देकर क्वेश्चन आता है, वो हवाबाजी में मास्टर सुलटवा देता है उसको। यहां पर इसको प्रायोरिटी मिलेगी फर्स्ट, इसको प्रायोरिटी मिलेगी फोर्थ, इसको प्रायोरिटी मिलेगी थर्ड, और इसको प्रायोरिटी मिलेगी सेकंड। 1 से जाएंगे 2, 2 से जाएंगे 3। कैसे मूवमेंट है मेरा? क्लॉकवाइज। आना तो चाहिए था आर, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी वेज पर बोल लूंगा क्या? एस। नीचे वाले पर बात करो, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 4, ऊपर वाले को प्रायोरिटी मिलेगी सेकंड, नीचे वाले को प्रायोरिटी मिलेगी थर्ड। कैसे चलू मैं? 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर, तो फिर वही रहने दो, एस। ये देखिए यहां पर 1 पर भी हमारे सामने क्या आने वाला है? एस। और 2 पर भी क्या आने वाला है? एस। हेंस दे आर एनंसियोमर्स, हेंस दे आर एनंसियोमर्स। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, यहां आंखों देखी पर भी विश्वास मत करना। ये स्टीरियो है। क्या है? स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब ही होता है आंखों का धोखा। कानों सुनी पर तो आपने सुना होगा, आज के बाद आंखों देखी पर भी नहीं करना है। अपने पास जब आरएस निकालने का हथियार है तो चलाएंगे कब उसको? एक गलत करके क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आता है? सर दिक्कत यह है, फोर्थ प्रायोरिटी ना वेज पर है ना डैश पर है। अच्छा, फोर्थ प्रायोरिटी अगर डैश पर हो तो आंसर दे दोगे? हाँ, आंसर दे दोगे? यस, तो ले आओ ना फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पर। क्यों डरने की क्या जरूरत है? ये देखो, ये कायरलिटी सेंटर है। यस, बताओ इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 2। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 3। और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 4। प्रायोरिटीज आर असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग टू सीआईपी सीक्वेंस रूल्स। क्लियर? चलिए अब देखो क्या है, आपको ऐसे करना है, ये बीच में भी काम आएगा। इस जगह पर है प्रायोरिटी 3, इस जगह पर है प्रायोरिटी 4, यहां पर हमारे सामने है प्रायोरिटी कौन सी? यहां पर प्रायोरिटी लिखी हुई है कौन सी? 1। और यहां पर प्रायोरिटी कौन सी लिखी हुई है हमारे सामने? सेकंड। यही है कि नहीं है? यस, क्योंकि अपने को बीच में भी काम आएगा, क्योंकि ये कई बार क्या करता है, एक पीसीसी के बीच में फंसा के दे देता है, तो वहां पर हमें दिक्कत होने लगती है। तो हमें इसको ऐसे लिख लिया है। अगर हमें फोर्थ प्रायोरिटी को और सेकंड प्रायोरिटी को मैं इंटरचेंज कर दूं तो कर दो सर। अगर मान लीजिए ये मुझे नहीं पता चल रहा है, मैं इस कंपाउंड के नहीं इस कंपाउंड के निकालना चाहता हूं, गौर से देखना, मैं इस कंपाउंड के नहीं इस कंपाउंड के निकालना चाहता हूं, मुझे चाहिए ये सेकंड प्रायोरिटी कहां पर? डैश पर। अगर सेकंड प्रायोरिटी डैश पर आ जाए तो हम आंसर निकाल देंगे। यस सर, तो इंटरचेंज कर लो ना, क्या दिक्कत है? सेकंड प्रायोरिटी को कहां पर ले गया? सॉरी, फोर्थ प्रायोरिटी को कहां ले गया? डैश पर। तो यहां पर तो ले गया मैं फोर्थ को, और सेकंड को कहां पर ले गया? सॉलिड। केवल 2 को इंटरचेंज किया है, बाकी मैंने कोई इंटरचेंज नहीं किया है, आप देख सकते हैं। आप बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1 से कहां जाएंगे? 2, 2 से कहां जाएंगे? 3। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने निकल कर आएगा एस। आप बताओ, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन पता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता सकते? इसका कॉन्फ़िगरेशन पता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता सकते? यस। यहां से यहां आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 और 4 को क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज। या ये भी कह सकते हो 2 और 4 को इंटरचेंज करने पर वो बना है। तो अगर ये एस होगा तो ये क्या रहा होगा? आर। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? आर। दैट्स ऑल। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई आप जैसे कन्वीनियंट है कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप फिशर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो एक की जगह 2 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इंटर कन्वर्जन करते हैं। क्या करते हैं? इंटर कन्वर्जन। और अभी अगले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, बीच में कहीं अटका के दे दिया तो सुलट जाएंगे हम। रिंग में फिशर आपको इतनी जल्दी देखने में नहीं आता है। अगर आप सही कंफर्टेबल हैं तो कोई इश्यू नहीं है, वरना ये बेटर है कि फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पर ले आए। कहां पर ले आए? डैश पर। अब पता कुछ क्या बोलेंगे जिनको गलत करना है, सर मान लीजिए मैं फोर्थ प्रायोरिटी को वेज पर ले गया, तो अभी गलत करने का एक ही तरीका नहीं है, और भी सारे तरीके हैं। ओएमआर में गलत भर देना। क्लियर? जब हमें पता है सिंपली आंसर फोर्थ को डैश पर ले जाने से सीधा आ रहा है, तो क्यों हम फालतू की टेंशन लें? पहले उसको वेज पर ले जाएंगे, फिर यहाँ एस आएगा, फिर उसको बदलेंगे, आर आएगा, फिर उसको एस करेंगे, फिर बदलेंगे, 2 बार इंटरचेंज क्यों?
सिंपल सीधा कान उठा कर ले जाओ डैश पर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और उसमें उसका आपको आयुपैक नेम बताना है। क्या बताना है? आयुपैक नेम बताना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ये स्मार्ट एग्जामिनर की खास बात होती है। पूछा गया आपसे आयुपैक नेम, बताएंगे जल्दी से इसका आयुपैक नेम। फिर चला गया क्या? देखो काम करता है वैसे। एक्सटर्नल कंपनसेशन होगा आदित्य कुमार बेटा, आगे की बात बोल गया था मैं। आईपैक नेम तो जल्दी से, आईपैक नेम में डबल बॉन्ड पर या तो सिस ट्रांस मेंशन करोगे या ईजेड। कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी हर जगह, कायरलिटी सेंटर पर भी और वहां पर भी। इस पर भी सॉलिड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी सॉलिड पर ले आए हुए जानबूझकर, ताकि हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सके। इजी करना हमारा मकसद नहीं है, टफ से टफ करना हमारा मकसद है। अगर आपको 5 किलोमीटर की रेस में पार्टिसिपेट करना है ना, दिन में 15 किलोमीटर रन करो, 15 से 20 किलोमीटर रन करो। 15 से 20 किलोमीटर रन करने वाला 5 किलोमीटर जब दौड़ेगा पूरी ताकत के साथ, कोई हरा नहीं सकता। और आप क्या करते हैं? 5 सीधा ही जाके दौड़ेंगे, 2.5 किलोमीटर दौड़ के बोलते हैं बस 2.5 दौड़ लिया, 2.5 फिर फाइनल रेस में दौड़ेंगे अपन। ऐसे कभी नहीं जीतने वाले। सबसे पहला काम क्या है? आयुपैक नंबरिंग करेंगे। 2R 2 राक्षस डबल बॉन्ड पर नहीं बताएगा ई है या जेड है, पूरा बताना है। ये हमारे सामने रहेगा 1, ये हमारे सामने रहेगा 2, ये हमारे सामने रहेगा 3, ये हमारे सामने रहेगा 4 और ये हमारे सामने रहेगा 5। क्लियर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये बन चुका है, वास्तव में शानदार क्वेश्चन फ्रेम हो गया है। क्लियर? कार्बन नंबर 2 इज द कायरलिटी सेंटर, बिल्कुल सही है। और यहां पर हमारे सामने कौन होगा? हाइड्रोजन। और वहां पर भी कौन होगा? हाइड्रोजन। तो ये तो हमारे सामने जेड कौन बोल रहा था? राक्षस। ई निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? ई। तुम भी आधे ज्यादातर नशे में रहते हो। चलिए प्रायोरिटी असाइन करते एक बार कायरलिटी सेंटर पर, बाकी बाद में बात कर लेंगे। बताइए सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन का, इट विल गेट प्रायोरिटी 1। उसके बाद किसका है? क्लोरीन का, इट विल गेट प्रायोरिटी 2। इधर जाओ, इधर जाओगे तो कौन है? कार्बन। इधर जाओगे तो भी कौन है? कार्बन। कौन है? ऑक्सीजन कहां भाई? कार्बन है। दोनों साइड कौन है? कार्बन। अब उस कार्बन पर क्या जुड़े हुए हैं हमारे सामने? 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, और ये तीनों ऑक्सीजन लेके बैठा है। तो प्रायोरिटी ये लेकर जाएगा। तो इसको कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी? 3rd। और इसको कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी? 4th। ये लो सर, रायता फैल गया है। क्या फैल गया है? रायता। 4th प्रायोरिटी सॉलिड पर आ गई है, तो इंटरचेंज करके बना लेना। इसको कट कर ला, पूरे को इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, पूरे को इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो इस प्रकार से ये है, यस एज इट इज बनाओ। समझो मेरी बात को ध्यान से, पूरे को इंटरचेंज हमें नहीं करना, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये तो बड़ी स्ट्रक्चर आ गई है। बड़ी स्ट्रक्चर की टेंशन मत ले। तुझे किसको इंटरचेंज करना है? तुझे 4th प्रायोरिटी कहां पर चाहिए? डैश पर। तो देखो सीएल को और इसको इंटरचेंज कर दे, ठीक है। तो मैं कहां पर ले गया हूं? 4th प्रायोरिटी को डैश पर, ये लेकर चला गया हूं। और 2nd प्रायोरिटी को कहां पर ले आया हूं? यहां पर। तो मैंने किसको इंटरचेंज कर दिया है? 2nd और 4th को, बाकी एज इट इज रहने दूंगा। तो ये हमारे सामने कौन सी रहेगी? प्रायोरिटी 1। और ये कौन सी रहेगी? प्रायोरिटी हमारे सामने 3। ऐसा ही रहेगा क्या? यस। बताइए 1 से कहां जाऊंगा? 2, 2 से कहां जाऊंगा? 3। कैसा आ रहा है मेरे पास? एस। 4th प्रायोरिटी डैश पर है एस, लेकिन एस तो इसका आया है, वो तो अलग है ना। ये तो इंटरचेंज करके बनाया मैंने। एक बार फिर से स्लो मोशन में सोच, मैंने पहले इंटरचेंज कर लिया था, मैंने पहले इस 4th प्रायोरिटी को यहां भेजकर ये बना लिया है। क्लियर? तो अगर इसका एस है तो उसका क्या रहा होगा? आर। पक्का? दैट्स ऑल। तो बीच में से कट कर लो पोर्शन को, जितना चाहिए उतना ही कट करके ले आओ ना, पूरा क्यों कर रहे हो आप? ठीक है चलिए,
अब अगर अपन बात करना चाहें इसमें बताओ ई आएगा कि जेड आएगा? ई। क्या आएगा? ई। अब नाम लिखना शुरू करो। बताइए 2 पर क्या आएगा? आर। उसके बाद 3 पर क्या आएगा हमारे सामने? ई। आएगा कि नहीं आएगा? यस। उसके बाद अगर अपन आगे बढ़ना चाहें तो फिर बताइए आगे क्या रहेगा? 2 नंबर पर कौन लगा हुआ है? 2 नंबर पर लगा हुआ है ब्रोमो। उसके बाद 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है? क्लोरो। पीसीसी में कितने कार्बन है? 5। वर्ड रूट क्या रहेगा? पेंट। डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पर है? 3rd पोजीशन पर। तो 3rd पर क्या आएगा? इन। और 1 पोजीशन पर कौन आएगा? ओइक एसिड। क्लियर? सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है? ये स्मार्ट एग्जामिनर की खास बात होती है। क्या होती है? स्मार्ट एग्जामिनर की खास बात होती है। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना आपको। अलग से क्वेश्चन निकाल लो। एक क्वेश्चन लिख लो जिसमें लिखना है फाइंड द रिलेशन। ये कंपाउंड अपना 1 है और ये कंपाउंड अपना 2nd है, एंड यू हैव टू फाइंड द रिलेशन। क्योंकि अभी अभी इसमें आरएस निकाला, ये बेहतरीन क्वेश्चन बन गया है भाई, बेहतरीन। थोड़े से नीट के लेवल से ऊपर जाते हुए, लेकिन नीट के लेवल से तो ऊपर चलना ही पड़ेगा ना। नीट के लेवल पर चलेंगे तो फैल जाएंगे रायते की तरह, समेटने वाला नहीं मिलेगा अपने को कोई। सुलटा ही आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। देखो आरएस तो आप सीधा भी बता सकते हो। क्या है रिलेशन? एनएनसीमर कितने लोगों का आया है? एनएनसीमर कितने लोगों का आया है? गलत आंसर है। डायस्ट्यूमर क्या? कायरलिटी सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन क्या निकाला है तुमने? यहां पर आर है, वहां पर क्या निकाला है? एस। और फिर भी डायस्ट्यूमर दे रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। फिर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। कुछ सोच नहीं पा रहे कि सर चल क्या रहा है, इधर भी तो ध्यान दो। 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। देखो पहले आरएस निकालता हूं। मैंने कुछ नहीं किया है, केवल और केवल सीएल और बीआर को इंटरचेंज कर दिया है। अगर 2 को इंटरचेंज करूंगा तो जाहिर सी बात है, यहां पर अगर आर था ना तो यहां पर क्या निकल कर आएगा? एस। पक्का? चलिए यहां पर बताइए हमारे सामने कौन सा निकल कर आएगा? जेड। आप चेक कर लेना कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? जेड। तो यहां पर जब आप निकालोगे तो 2 पर तो मिलेगा आपको एस और 3 पर आपके सामने क्या मिलेगा? जेड। अब ये कभी भी एनेंशियोमर नहीं हो सकते, क्योंकि एनेंशियोमर होते हैं एक दूसरे की मिरर इमेज। और भाई लोगों कितनी बार बताया है कि ई की मिरर इमेज ई बनती है, ई की मिरर इमेज जेड नहीं बनती है। ये एनेंशियोमर कब निकल कर आता? ये एनेंशियोमर अब निकल कर आता। ये अगर ये दे देता ना तो एनेंशियोमर निकल कर आता। ये वाला अगर मैं आपको दे देता, यहां पर हमारे सामने है Cl, यहां पर हमारे सामने है Br और ये हमारे सामने है COH। ये कंपाउंड कौन सा हो गया है? 3rd। ये कंपाउंड कौन सा हो गया है? 2nd। वो हो गया 1st। ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4 और ये रहेगा 5। बताइए 2 नंबर पर यहां पर क्या आएगा आपके सामने? S। 3 नंबर पर क्या आएगा हमारे सामने? E। आएगा कि नहीं आएगा? अब 1st एंड 3rd एक दूसरे के एनेंशियोमर निकलेंगे। 1st एंड 3rd एक दूसरे के क्या निकलेंगे? एनेंशियोमर। तो डबल बॉन्ड जब आता है ना तो इसका विशेष ध्यान रखें, ई की मिरर इमेज ई होती है और जेड की मिरर इमेज। अबे और भी तो नहीं सोचा तो ये बताओ ना, ई जेड एक दूसरे के क्या होते हैं राक्षसों? ई जेड क्या होते हैं? डायस्ट्रीमर। कैसे हो सकता है एनेंशियोमर एक दूसरे का? कहीं तो दिमाग चलाओ, कहीं तो चलेगा। ई और जेड एक दूसरे के क्या होते हैं? डायस्ट्रीमर। सिस ट्रांस एक दूसरे के क्या होते हैं?
डायस्टेरियोमर्स। तो यहां पर देखो, यहां से ई से तो क्या रहा, ई, मतलब ई की मिरर इमेज ई, लेकिन आर की मिरर इमेज क्या बना दी है, एस, ये निकल कर आएंगे एनेंशियोमर। तो फर्स्ट सेकंड के बीच में रिलेशनशिप क्या है, डायस्टेरियोमर। फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एनेंशियोमर। बेहतरीन क्वेश्चन बना दिया है, एम्स लेवल का क्वेश्चन, अभी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, तो ये हमारा जो है आरएस कॉन्फ़िगरेशन वो भी दम तोड़ता है। नेक्स्ट हमारे सामने चलेगा कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल डी ऑब्लिक कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, और अपने को मॉड्यूल सोल्व कर लेना है। क्या सोल्व कर लेना अब, मॉड्यूल कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो आपको संडे को ही सोल्व हो जाएगा वो, फिर भी आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाएगा, 1-2 दिन का, लेकिन एक एक क्वेश्चन तबीयत से सोल्व करना है, और कोशिश करना स्ट्रक्चरल भी साथ सुलटा दो, क्योंकि बाद में फिर टाइम मिले ना मिले सुलटा के चलो। खुद के पढ़ने से सिलेक्शन होगा, एक बात अपने दिमाग में उतार लो। पढ़ना आप ही को है, आज पढ़ लो, कल पढ़ लो, परसों पढ़ लो, जब पढ़ना है इस साल पढ़ लो, अगले साल पढ़ लो। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा डीएल कॉन्फ़िगरेशन। क्या रहेगा, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। इसी को ही हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, रिलेटिव। इसी को ही हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम बोलते हैं। डीएल कॉन्फ़िगरेशन बोल दीजिए भाई लोगों, या इसी को ही क्या बोल देते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम बोल देते हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम बोल देते हैं। देखिए, डीएल कॉन्फ़िगरेशन की बातें हम केवल और केवल कौन सी प्रोजेक्शन में करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। अगर वेज और डैश में आपसे डीएल पूछ लिया गया है, तो पहले आपको उसमें फिशर में लाना ही पड़ेगा, वरना आपकी फाइल सुलट सकती है। सीधी सी बात है, क्या हो सकती है, सुलट सकती है डीएल कॉन्फ़िगरेशन में। और डीएल कॉन्फ़िगरेशन में भी सारी बातें किसके अंदर होंगी, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन के अंदर होगी। किसके अंदर, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। सर ये करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन हमारे सामने क्या होता है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। चलिए, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन के बारे में आपको बता दिया जाता है कि करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन होता क्या है। लीजिए, सबसे पहले ये कहता है कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, नंबर 1 का मतलब क्या है, जिसको आईयूपीएससी से नंबर 1 मिलेगा ना, कार्बन नंबर 1 मस्ट बी एट टॉप, मस्ट बी एट टॉप। देखिए, टॉप और बॉटम पोजीशन केवल किस में होती है, वर्टिकल लाइन में, फिशर में। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट। दूसरी बात, मैक्सिमम कार्बन एटम्स, मैक्सिमम कार्बन एटम्स यानी कि पीसीसी जो आपकी है, मैक्सिमम कार्बन एटम्स ऑन वर्टिकल लाइन, ऑन वर्टिकल लाइन। ये फिशर प्रोजेक्शन का तरीका होता है कि जो आपकी पीसीसी है ना, वो वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए, और पीसीसी में भी जो कार्बन नंबर 1 होगा अकॉर्डिंग टू आईयूपैक नंबरिंग, दैट शुड बी ऑन टॉप। तब आप बात करेंगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन की, उसके अलावा बात नहीं करेंगे। रीजन बीइंग इट इज ए रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा बनाना पड़ेगा। मान लीजिए 2 कार चल रही हैं, एक कार ए है, उसकी स्पीड हमारे सामने है, मान लीजिए 2000 मीटर पर सेकंड। क्या है, 2000 मीटर पर सेकंड। दूसरी कार चल रही है बी, उसकी स्पीड हमारे सामने 50 किलोमीटर पर आवर्स। क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर्स। एंड मैं बोल रहा हूं फाइंड आउट द रिलेटिव स्पीड। सीधा घटा दोगे क्या, क्या करना पड़ेगा आपको, पहले यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो ये रिलेटिव है, तो यहां भी ये मामला रिलेटिव है। एक रेफरेंस मॉलिक्यूल है, पहले गिवन मॉलिक्यूल को उस जैसा बनाया जाएगा, फिर उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए तो छापिए इसको, जल्दी से फिर लिखेंगे, जल्दी से इसको लिखेंगे। डीएल कॉन्फ़िगरेशन से बन जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बायोमोलिक्यूल का पार्ट चल रहा है, एनसीईआरटी ही चल रही है। छाप लिया क्या, जल्दी जल्दी छापेंगे। ऑनलाइन वाले भी धनाधन जवाब दे रहे हैं। सुलटा दिया है क्या, लिखिए, डीएल कॉन्फ़िगरेशन इज असाइंड कैपिटल डी कैपिटल एल। डीएल कॉन्फ़िगरेशन इज असाइंड, डीएल कॉन्फ़िगरेशन इज असाइंड इन, डीएल कॉन्फ़िगरेशन इज असाइंड इन, अब क्या है, स्पेस, इन करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। इन इनकरेक्ट मत लिख देना,
इन स्पेस करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन, ये वाला करेक्ट होना चाहिए फिशर, असाइंड इन करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन कैसा होना चाहिए, करेक्ट। करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, ये लिखा हुआ आपके साथ। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, इफ एट द लास्ट कायरलिटी सेंटर, if at the last chirality center, if at the last chirality center, if at the last chirality center OH oblique NH2, OH oblique NH2, if at the last chirality center OH oblique NH2 present on right hand side, OH oblique NH2 present on right hand side, present on right hand side, then capital D configuration is assigned. Present on right hand side, then capital D configuration is assigned, otherwise capital L. Then capital D configuration is assigned, otherwise capital L. अगर लास्ट कायरलिटी सेंटर के ऊपर OH और NH2 राइट हैंड साइड में है तो कैपिटल D देंगे, वरना क्या देंगे, कैपिटल L। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लिसरल्डिहाइड इज द रेफरेंस मॉलिक्यूल। फॉर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लिसरल्डिहाइड इज द रेफरेंस मॉलिक्यूल। ये DL किसके रेफरेंस में देखे जाते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड के रेफरेंस में देखे जाते हैं। फॉर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लिसरल्डिहाइड इज द रेफरेंस मॉलिक्यूल। मेनली हम कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स में बात करते हैं DL कॉन्फ़िगरेशन की, लेकिन ऐसा नहीं हम यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है, वो किसी में बात कर सकता है, लेकिन नॉर्मली इसी पर ही बातें होती हैं और इसके अलावा हमसे कभी पूछेगा भी नहीं। चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम ग्लिसरल्डिहाइड को ही सुलटाते हैं। देखिए जो रेफरेंस मॉलिक्यूल हमारा लिया गया था वो था ग्लिसरल्डिहाइड। मैंने इसका नाम आप लोगों के सामने पहले भी कई बार लिया है। ये होता है बेटा ग्लिसरल्डिहाइड। इस मॉलिक्यूल के रेफरेंस में सारी बातें होती है और ये किस में प्रेजेंट है, ऑलरेडी करेक्ट फिशर के अंदर प्रेजेंट है। तो हमें भी जिसका भी इसके साथ कंपैरिजन करेंगे उसको करेक्ट में लाना ही पड़ेगा। अभी 2 कार का एग्जांपल लिया था कि नहीं लिया था, कभी भी आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो पहले एक जैसा बनाना पड़ेगा। देखिए ये आईयूपैक नंबरिंग कर रहा हूं, ये कार्बन नंबर 1, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड। ये कार्बन नंबर 2 और ये हमारे सामने क्या रहेगा, कार्बन नंबर 3। बताइए कार्बन नंबर 2 इज द कायरलिटी सेंटर, है कि नहीं है। यही फर्स्ट है और यही लास्ट है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो लास्ट कायरलिटी सेंटर के ऊपर जो OH हमारे सामने है वो किधर है, इट इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड। तो यहां पर इसके नाम के सामने हम कैपिटल D लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कैपिटल D लिख देंगे। इसका स्मॉल d से कोई लेना देना नहीं है। स्मॉल d बताता है कि डेक्स्ट्रो है, ये बस ये बताता है कि OH कहां पर है। क्लियर। तो इसका नाम जब हम लिखते हैं तो निकल कर आता है कैपिटल D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड ये हमारे सामने निकल कर आता है। अब प्लस का साइन का मतलब होता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। कैसा है, डेक्स्ट्रो। इस प्लस का इस कैपिटल D से कोई भी लिंक नहीं है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ये तो बस इतना बताने के लिए आया है। अगर मान लीजिए मैं इसकी मिरर इमेज ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, मिरर इमेज, तो बताइए कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका क्या होता है, एनेंशियोमर। 1 मिनट सर, आपने हमसे बिना पूछे इसको कायरल घोषित कैसे किया, क्योंकि ये सिंगल कायरलिटी सेंटर रखता है और सिंगल कायरलिटी सेंटर वाला मॉलिक्यूल कैसा होता है, कैसा होता है, कायरल होता है कि नहीं होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां पर बताइए OH किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके नाम के सामने हम क्या लगाएंगे फिर, कैपिटल L, यानी कि D की मिरर इमेज क्या बन जाती है, L। D की जो मिरर इमेज है वो बनती है L और R की मिरर इमेज क्या बनती है, S। ये हमारे सामने रहता है। क्लियर। तो ये बनकर आएगा। अब बताओ अगर ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो इसका एनेंशियोमर कैसा होगा, लीवो। जाहिर सी बात है, क्योंकि यही तो इनमें ऑप्टिकल रोटेशन तो अलग होता है तो एनेंशियोमर्स का। तो ये हमारे सामने निकल कर आएगा माइनस का और इसे बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड। आप एक बात समझ लीजिए, नीट वाला किसी भी लेवल पर गिर सकता है, वो पूछ सकता है ये D क्या बताता है, ये प्लस क्या बताता है, क्या D और प्लस में कोई रिलेशन है, कुछ भी पूछ सकता है वो। क्लियर। ये एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर, यानी कि D और L एक दूसरे के क्या निकल कर आते हैं, एनेंशियोमर्स। ये एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर्स। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है, नहीं। ये साइन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे याद था मैंने लिख दिया, मैं नहीं भी लिखता तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
लेकिन फिशर प्रोजेक्शन कैसा होना चाहिए, करेक्ट, इसके रेफरेंस में बातें चलेंगी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल को उम्मीद करता हूं आप लोग पहचान लेंगे। वैसे तो आप लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ ही रहे होंगे। एक क्वेश्चन आएगा, ये किसने बोला है भाई, मैंने कब बोला है? पिछली बार तो क्वेश्चन ही मेरे कम थे, इस बार बराबर रहेगा। आपको बताएं आइसोमेरिज्म पर इतना ज्यादा फोकस नहीं रहता है। जीओसी के भी बराबर क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। कभी लगता है कि बैक पोर्शन बोला है सर ने तो एक दो देंगे, नहीं, बल्कि पिछली बार से बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि पहले तो रनिंग में था, अब अपन ने मॉड्यूल भी सोल्व कर लिया है, एक दो बार नोटबुक भी पढ़ ली है, अपने जो डाउट है वो भी क्लियर हो चुके होंगे। तो फिर क्वेश्चंस क्या बनने चाहिए, बढ़िया। हाँ, मॉड्यूल वाले नीट जैसा ही आता है। पिछले पेपर में कोई फालतू क्वेश्चन था क्या? तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। देखिए ये हमारे सामने है, कौन कौन से कायरलिटी सेंटर है। ये हमारे सामने कायरलिटी सेंटर है, ये भी कायरलिटी सेंटर है, ये भी कायरलिटी सेंटर है, और ये भी कायरलिटी सेंटर। ये है बढ़िया क्वेश्चन। तो बहुत ढेर सारे ओएच है। पहले चेक करो क्या ये फिशर प्रोजेक्शन करेक्ट है। हाँ सर करेक्ट है। कार्बन नंबर 1 कहां पर है, टॉप पर। अब आधी जनता पूछेगी उसको 1 क्यों दिया, अबे मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। एल्कोहल और एल्डिहाइड में प्रायोरिटी किसको जाती है, एल्डिहाइड को। ठीक है, फिर आगे बढ़ लो आप। तो यहां पर ये हमारे सामने रहेगा, ओके। फिर अगर अपन बात करें टॉप पर पहला कार्बन, ठीक, सारे कार्बन वर्टिकल लाइन पर, ओके। अब कौन से ओएच को देखना भाई लोगों, लास्ट कायरलिटी पर। इसके बाद कोई कायरलिटी सेंटर है क्या, नहीं। तो लास्ट कायरलिटी पर ओएच किधर प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड। तो इसका नाम देंगे कैपिटल डी से। और ये हमारे सामने होता है डी प्लस ग्लूकोज। क्या होता है, डी प्लस ग्लूकोज हमारे सामने होता है। अब आपको लग रहा होगा कि डी के साथ प्लस ही आता हमेशा, नहीं, ये कोइंसिडेंस है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। मान लीजिए डी ग्लूकोज की आपको स्ट्रक्चर दे दे और एल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पूछ ले, तो क्या करोगे, मिरर इमेज लेना है, क्योंकि डी की मिरर इमेज क्या होती है, एल। कुछ डेढ़ साढ़े पता क्या बोलते हैं, सर इस OH को इधर कर दूंगा, अबे उससे उसका डायस्ट्रीमर बनेगा। और डीएल आपस में क्या होते हैं, एनेंस्यूमर्स। डी ग्लूकोज की मिरर इमेज क्या बनकर आएगी, एल ग्लूकोज। तो ये हमारे सामने रहने वाला है। ऐसा कई बार एग्जामिनर ने किया भी हुआ है, और सुलझ जाएंगे हम जल्दबाजी के चक्कर में। डी अगर हमें दे और एल पूछे तो क्या ले लेनी है, मिरर इमेज। डी और एल एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज। ये देखिए लास्ट कायरलिटी सेंटर के ऊपर OH हमारे सामने कहां पर आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड। यही है लास्ट कायरलिटी सेंटर, यस। इसके बाद कोई कायरलिटी सेंटर नहीं है, नहीं है। तो ये हमारे सामने रहता है एल ग्लूकोज। क्या बनकर आएगा, एल ग्लूकोज हमारे सामने बनकर आएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसका कॉन्फ़िगरेशन डी रहेगा या फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन एल रहेगा। आप जाने आपका काम जाने। ये आपके सामने है क्वेश्चन, और आपको बताना है कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या रहना चाहिए। डी रहेगा या एल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। डी रहेगा कि एल रहेगा, एल। आई थिंक एल इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर किसी ने जल्दबाजी में देखा, सीधा OS देखा, उसकी फाइल तो सुलटेगी, क्योंकि ये जो फिशर है ये करेक्ट नहीं है। क्या गलती है, सारे कार्बन वर्टिकल लाइन पर नहीं है इसमें। सारे कार्बन कहां नहीं है, वर्टिकल लाइन पर नहीं है। हमें पहले सारे कार्बन वर्टिकल लाइन पर लाने पड़ेंगे। उसमें भी कलाकारी करेंगे कुछ लोग। क्या करेंगे, इस H को इधर टिका देंगे, इसको इधर टिका देंगे। अब इंटरचेंज कर दिया, कंपाउंड बदल गया। इंटरचेंज करने पर कंपाउंड ही बदल जाता है। हमें इंटरचेंज नहीं करना है कि सर इसको इधर लाना है, ये लो H को उधर ले गया सर, तो जो भी होगा उसका आपके सामने क्या बनकर आ जाएगा, डायस्टीरियोमर बन के आ जाएगा। क्योंकि जिस भी कायरलिटी सेंटर पर तूने इंटरचेंज किया है, RS बदल गया उसका, और RS बदलने से कॉन्फ़िगरेशन बदला है, मतलब कंपाउंड बदल चुका है। और हमें सेम कंपाउंड में बात करनी है। तो सबसे पहले सर हमें दिक्कत तो बताइए, दिक्कत ही समझ में नहीं आ रही हमें तो। देखिए इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, मेरे फंक्शनल ग्रुप है, यस, तो नंबरिंग यहां से होगी। ये रहेगा 1, ये रहेगा 2,
ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। पहले दिक्कत समझ, इन सब में सारे कार्बन वर्टिकल लाइन पर थे, इसमें नहीं है। अच्छा ये दिक्कत है, तो क्या करें, इसको वर्टिकल लाइन पर ला। अब बहुत सारे बच्चों का फोकस इस OH पर होता है, इस पर फोकस मत कर दिमाग से पैदल इंसान, इसको यहां लाना है। और मैं लास्ट क्लास में आपको बता के गया था कि सिग्मा बॉन्ड पर अगर अपन रोटेशन ले लें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? अगर मैं कार्बन नंबर 4 और 5 का जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें रोटेशन लूं, इसको घुमाऊं 5 नंबर को, तो एक साथ तीनों घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? अब कहां घुमाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये तेरी चॉइस होनी चाहिए। तुझे ये कहां चाहिए, यहां, तो कैसे घुमाना पड़ेगा इन तीनों को, एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं है? तो मैं नया कंपाउंड नहीं है, सेम कंपाउंड ही है, केवल और केवल क्या बदली है, कंफर्मेशन। यू कैन चेक आउट RS कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन्स द सेम। तो ये हमारे सामने रहेगा CO, यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर हमारे सामने है OH, यहां पर हमारे सामने है H। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। बताइए कार्बन नंबर 5 पर अब की बार करना चाहे, ऐसे घुमाओगे तो यहां पर कौन चला जाएगा, जैसे आपने घुमाया H यहां जाएगा, OH वहां चला जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर आ जाएगा H, और यहां पर कौन आ जाएगा, CS2OH। तो ये रहेगा कार्बन नंबर 5 और ये रहेगा कार्बन नंबर 6। बताइए लास्ट कायरलिटी सेंटर यही है क्या? यस। और लास्ट कायरलिटी सेंटर पर OH किधर है, लेफ्ट हैंड साइड। ये बना है करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देंगे कैपिटल L। क्या देंगे हम, कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल L। ये रहेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल L। आगे बात समझ में? चलिए अब आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दैट्स ऑल। चलिए अब कुछ अमीनो एसिड्स में भी बात कर लेते हैं, NH2 वाले में भी, कि सर अगर NH2 आ गया तो फिर हम किस प्रकार से बात करेंगे। बिल्कुल बात कर सकते हैं। COOH, यहां पर है H, यहां पर है NH2 और यहां पर हमारे सामने है CS3। कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। फिर अगर अपन बात करें COOH, यहां पर हमारे सामने है NH2, यहां पर हमारे सामने है H और यहां पर है CS3। फिर अगर अपन बात करें CH2OH, यहां पर अगर अपन बात करें COOH, यहां पर है NH2 और यहां पर है H। इन सब में आपको बताना है कि कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल D है या फिर कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल L है। सबसे पहला काम है कैपिटल D और कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि गिवन फिशर प्रोजेक्शन मस्ट बी करेक्ट। गिवन फिशर प्रोजेक्शन मस्ट बी करेक्ट। फिशर प्रोजेक्शन करेक्ट होना ही चाहिए। इनकरेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में अगर आप निकालोगे आंसर गलत आ जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये पार्ट चल रहा है बायोमोलिक्यूल का। देखिए इसमें सबसे पहले ये कार्बन नंबर 1 है क्या, यस। ये कार्बन नंबर 2 है, यस। ये कार्बन नंबर 3 है। सारे कार्बन वर्टिकल लाइन पर और पहला कार्बन ऊपर है। फिशर तो करेक्ट है सर। तो जैसे उसमें OH देखते थे, इसमें क्या देखना है, NH2। क्लियर? तो इट इज हैविंग कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन। कैसा है, कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन। इधर बताइए इसमें, यहां पर ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। ये तो गड़बड़ है सर। क्या गड़बड़ है, ये तो फिशर ही करेक्ट नहीं है। क्यों सर, सारे कार्बन वर्टिकल लाइन पर नहीं है, तो ले आ वर्टिकल लाइन पर। अब तेरा फोकस इस पर होना चाहिए कि इस पर होना चाहिए, इस पर। ये चाहिए मुझे यहां पर, तो इसको इस कार्बन पर लगे हुए तीनों ग्रुप्स को कैसे घुमा देना है तेरे को, क्लॉकवाइज। यानी कि क्लॉकवाइज जब भी सिग्मा बॉन्ड पर जब भी रोटेशन लेगा, सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन लेने से कभी भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। यहां पर आ जाएगा CS3, H कहां चला जाएगा, यहां, और NH2 कहां चला जाएगा, वहां। सारे एक साथ घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, यस। ये बनकर आ गया है। अब देखिए दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, यस दिस इज करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। अब देखो राइट हैंड साइड है क्या, यस इट इज हैविंग कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन। इट इज हैविंग कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा क्वेश्चन एक बार एम्स खेल चुका है हमारे साथ, एम्स में आ चुका है भाई। एक बात ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन आता है तो वो पहली बार ही होता है, आने के बाद कोई मतलब नहीं रह जाता है। हर चीज जिंदगी में पहली बार होती है, फिर उसके बाद हम उस पर कितने भी क्वेश्चंस कर ले दोबारा नहीं पूछता उसको जल्दी से। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्याल आता है, सर नेक्स्ट में गड़बड़ है क्या, कार्बन जो हमारा है ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3। ये तो फिशर ही उल्टी लिखी हुई है।
टॉप वन वाला कार्बन जो है वो होना चाहिए था ऊपर, और ये कहां पर है, नीचे। पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि फिशर में गलती क्या है। सर इसमें कार्बन नंबर 1 नीचे है, बल्कि होना कहां चाहिए था, ऊपर। तो इसमें आपको ट्रिक भी दे सकता हूं मैं। अगर उल्टी साइड से लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, उल्टी साइड से हमारे सामने लिखा हुआ है, नीचे है, तो अगर आपका डी आए तो एल बता दो, एल आए तो डी बता दो। लेकिन उसके लिए नई बात सीखनी पड़ेगी, क्यों ना हम इसको बढ़िया फिशर ही बना ले। बताइए मैं क्या करूंगा, फिशर को 180 से रोटेट कर दूं। इफ आई रोटेट ए फिशर बाय 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर, इफ आई रोटेट द फिशर बाय 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर, तो यहां पर हमारे सामने ये बन जाएगा। बताइए ऐसा करने से क्या कॉन्फ़िगरेशन बदलेगी, नहीं। आप चेक कर सकते हैं, ऐसा करने से कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलने वाली है, ये हमारे सामने बन जाएगा। मैं पहले ही ये फिशर ट्रांसफॉर्मेशन लिखवा चुका हूं। मैंने फिशर में मात्र आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन बताई है। इफ फिशर इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर, देन वी गेट द होमोमर। बस एक ही ट्रांसफॉर्मेशन फिशर में बताइए। हालांकि फिशर में नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन, 90 डिग्री, वो कोई काम का नहीं है मेरे। क्लियर, ये हमारे सामने आ चुका है। ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3, और यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड है। सो इट इज हैविंग कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, इट इज हैविंग कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे सामने आता है डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे सामने आता है, छोटी छोटी बातें बची बस, इरिथ्रियो एन थ्रियो। हालांकि पार्ट बायोमोलिक्यूल का है, लेकिन क्वेश्चन यही दिया हुआ है, इरिथ्रियो एन थ्रियो, इरिथ्रियो एंड थ्रियो। इसका कब हम इस्तेमाल करते हैं, कब हम इरिथ्रियो का इस्तेमाल करेंगे, कब हम थ्रियो का इस्तेमाल करेंगे, उस पर हम वार्तालाप करने वाले। थ्रियो बड़े आराम से समझना मेरी बात को, तबीयत से आप लोगों को मेरी बातें समझनी है। देखो सबसे पहले इसका इस्तेमाल करने के लिए मॉलिक्यूल मस्ट बी अनसिमेट्रिकल, साथ के साथ लिखते चलो, मॉलिक्यूल मस्ट बी अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉलिक्यूल मस्ट बी अनसिमेट्रिकल। दूसरी बात, 2 कायरलिटी सेंटर्स, मिनिमम 2 नहीं, 2 ही होने चाहिए। 2 कायरलिटी सेंटर्स, 2 कायरलिटी सेंटर्स, 2 कायरलिटी सेंटर्स के साथ जब मॉलिक्यूल हमारे सामने कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल, तो हम इरिथ्रियो और थ्रियो की बातें करते हैं। सर इरिथ्रियो की बात कब करेंगे, आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम साइड। इरिथ्रियो की बात अगर आप करना चाहते हैं तो आइडेंटिकल एटम्स ओब्लिक ग्रुप्स सेम साइड। सर किसके सेम साइड, बताऊंगा, सेम साइड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, थ्रियो का इस्तेमाल कब किया जाएगा, थ्रियो का इस्तेमाल किया जाएगा आइडेंटिकल एटम्स ग्रुप्स, कहां पर आ जाएंगे, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। इंपॉर्टेंट है, इन एक्लिप्स कंफर्मेशन, इन एक्लिप्स कंफर्मेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप इरिथ्रियो थ्रियो सीधा वेज डैश में भी बता सकते हो, आप इरिथ्रियो थ्रियो फिशर में भी बता सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में इरिथ्रियो एंड थ्रियो फिशर में बताया जाता है। आपने जब भी पढ़ा होगा, लास्ट ईयर भी जिस भी सर ने आपको पढ़ाया होगा, तो आपको बताया होगा कि बेटा इरिथ्रियो और थ्रियो फिशर में देखा जाता है। हालांकि हमें फिशर तक जाने की जरूरत नहीं है। मुद्दे की बात यह है फिशर किस में होता है, एक्लिप्स कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन कैसे होनी चाहिए, एक्लिप्स। यू कैन टेल इन न्यूमैन, इन सोहर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दैट मस्ट बी इन एक्लिप्स कंफर्मेशन। हमारा टाइम बचेगा अगर हम चीजों को आसानी से समझ लेंगे तो। क्योंकि फिशर के बारे में तो मैं डे 1 से बता रहा हूं भैया आपको कि फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स कंफर्मेशन। फिशर कभी भी स्टैगर्ड में बनता ही नहीं है, हाई एनर्जी कंफर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है फिशर। अब समझना, मान लीजिए हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनते रहना, ये हमारे सामने मॉलिक्यूल है, और आपको बताना है क्या यहां पर इरिथ्रियो एंड थ्रियो वाली बातें की जा सकती है क्या, क्या यहां पर इरिथ्रियो एंड थ्रियो वाली बातें की जा सकती हैं क्या। गौर से देखिए, सबसे पहले मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। एक ही साइड से नंबरिंग हो सकती है, यस। कितने कायरलिटी सेंटर हैं, 2। मेरी बात को दोहराइए, मिनिमम 2 नहीं, 2 ही होने चाहिए। कई बार बच्चों को लगता है मिनिमम 2, मिनिमम 2 नहीं, 2 ही कायरलिटी सेंटर होने चाहिए। बिल्कुल सही है सर, बात कर सकते हैं इसमें तो। अब आपने सर एक बात लिखा हुआ है, आइडेंटिकल एटम्स ग्रुप सेम साइड, किधर सेम साइड, फिशर में वर्टिकल लाइन।
तो यहां पर चाहे आप एच एच को देखकर बात कर लो, ओ एच को देखकर बात कर लो, देखिए दोनों कायरलिटी सेंटर पर जो कॉमन है, आइडेंटिकल है, वो किधर है? सेम साइड है। किधर है? सेम साइड है। तो हम इसको इरिथ्रियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इरिथ्रियो बोलेंगे। हालांकि एक सुगर है, आपको आगे पता चलेगा, तो मैं पीछे ओस भी लगा देता हूं। ये इरिथ्रियोज मोलिक्यूल आपको समझ में आ गया कहां से आया है? ओस ये कार्बोहाइड्रेट है, इट्स ए मोनोसैक्राइड, इट्स ए एल्डोटेट्रोज सुगर, इट्स ए एल्डोटेट्रोज सुगर। बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको ये सारी बातें। तो ये हमारे सामने है। अब आप एक और बात बता दीजिए, डी है या एल? डी है या एल है? लास्ट कायरलिटी सेंटर पर ओएच किधर है? राइट हैंड साइड। तो इसी को ही क्या बोलते हैं? डी इरिथ्रियोज। मान लीजिए अगर मैं मिरर इमेज लेता हूं तो इरिथ्रियोज की मिरर इमेज क्या बनता है? इरिथ्रियोज ही बनता है। इरिथ्रियोज की मिरर इमेज क्या बनता है? इरिथ्रियोज। ये हमारे सामने आ गया है कुछ इस प्रकार से। यहाँ रहेगा एच भाई लोगो, यहां पर रहेगा ओ एच, यहां पर एच भाई लोगो, यहां पर रहेगा ओ। कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका क्या होता है? एनेंसियोमर्स। क्या होता है? एनेंसियोमर्स। वैसे भी डीएल एक दूसरे के क्या होते हैं? एनेंसियोमर। पहले बताओ इरिथ्रियो है कि थ्रियो? पहले बताओ इरिथ्रियो है कि थ्रियो? फिर से आपके आइडेंटिकल ग्रुप्स किधर हैं? सेम साइड। दोनों कायरलिटी सेंटर्स पर आइडेंटिकल ग्रुप्स हमारे सामने कहां पर हैं? सेम साइड। लेकिन डीएल की बातें लास्ट कायरलिटी सेंटर को देखकर करेंगे। तो लास्ट कायरलिटी सेंटर पर इधर है, तो ये हमारे सामने रहेगा एल इरिथ्रियोज। कई बार आपसे पूछ लेता है डी इरिथ्रियोज और एल इरिथ्रियोज में क्या रिलेशनशिप है। मैं आपको बता दूं, इसके यहां पढ़ाने का पर्पज ये है क्योंकि ये भी 2016 पूछ चुका है। खतरनाक एग्जामिनर था, हवा भी नहीं लगने दी जहां जहां से क्वेश्चंस उसने बनाए। आप बायोमोलिक्यूल में बात भी नहीं करते हैं। आधी से ज्यादा जनता को गैलेक्टोज का करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन याद नहीं है, मेनोज का याद नहीं है, राइबोज का याद नहीं है, 2-डीऑक्सी डीराइबोज का याद नहीं है। याद है क्या? आधा भी याद नहीं है। आरएनए के अंदर पाए जाने वाली शुगर का करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन, डीएनए के अंदर पाए जाने वाली शुगर का करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन, ये क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी जेईई में, मेंस में, ओलंपियाड में। हम क्या करते हैं? बहुत सिंपल सिंपल पढ़ते हैं। अरे जब आप डाइसैक्राइड पढ़ते हो तो ग्लैक्टोज का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? तो उसका फिशर नहीं पता तो हॉवर्थ प्रोजेक्शन कैसे बना लिया तुमने? तो सारी बातें अपन बायोमोलिक्यूल के अंदर करेंगे। मान लीजिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे सामने है सीएचओ। कब की बातें मत किया करो, मैं कोई बातें थोड़ी कर रहा हूं राक्षस। यहां पर है OH, यहां पर है H, यहां पर है OH। जब से आया हूं पढ़ा रहा हूं, बल्कि एक्स्ट्रा क्लास लेकर और पढ़ा रहा हूं। मैंने कल भी बताया था, बस के ऊपर क्या लिखा है? लेट आप हैं, हम नहीं। अगर आपको ज्यादा जल्दी थी तो पहले वाले पेज में आते। ये रहेगा 2, ये रहेगा 3। बताइए क्या ये कायरलिटी सेंटर है? यस। और ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि जितना लेट चलेगा उतना दिमाग में भी रह जाएगा, वरना जल्दी खत्म हो गया तो जितना जल्दी समझ में आता है ना, उससे कहीं जल्दी डिलीट होता है दिमाग से। बताइए क्या ख्याल आते हैं इसके बारे में? इसको इरिथ्रियो बोलोगे या थ्रियो? दोनों कायरलिटी सेंटर पर OH कहां पर है? ऑपोजिट साइड। किसके? वर्टिकल लाइन के। तो यहां पर हम बोलेंगे इसको, पहली बात तो थ्रियो। और ये शुगर होती है तो पीछे क्या लगा दिया है? ओस। आप जानते हैं सबके पीछे आता है ओस। ये स्पिक्स होता है, देखो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, मेनोज, सेलुलोज, ओस आता है इनके पीछे। तो ये शुगर है तो पीछे क्या आ गया? ओस। जरूरी नहीं है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के पीछे नहीं आता है। क्लियर? चलिए बताइए डी है या एल है? डी। तो ये हमारे सामने है डी थ्रियोज। अगर मैं इसकी मिरर इमेज ले लूं तो बताइए कौन सा बनकर आएगा? थ्रियोज की मिरर इमेज क्या बनता है? थ्रियोज। पक्का? यस। तो ये रहेगा CHO, यहां पर हमारे सामने आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा OH, और ये रहेगा CH2OH। ये कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। दो कायरलिटी सेंटर के साथ मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल। दोनों OH कहां पर है? ऑपोजिट साइड, तो थ्रियोज रहेगा। लास्ट कायरलिटी सेंटर पर OH लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए L थ्रियोज रहेगा। क्या रहेगा? L थ्रियोज। हाँ या ना? ये लीजिए। अब कई बार आपसे वो पूछता है कि बताइए डी इरिथ्रियोज और एल थ्रियोज में क्या रिलेशनशिप है? बच्चा होता है सुपर एक्साइटेड, डीएल तो मिरर इमेज होते हैं, सर ने बताया था। अबे पीछे का नाम सेम होता है तब बात होती है। डी और एल एक दूसरे के एनेंसियोमर होंगे, बशर्ते पीछे का नाम भी क्या हो? सेम। तो क्या बोला है? इरिथ्रियोज। और एल क्या बोला है? थ्रियोज। ये डायस्टेरियोमर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डायस्टेरियोमर्स। तो चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए फिशर में तो हमने बात कर ली, क्योंकि फिशर ऑलरेडी एक्लिप्स होता है। अगर हमसे वेज और डैश में बात कर जाए तो भी हम आंसर दे सकते हैं। न्यूमैन में दे सकते हैं, सॉहर्स में दे सकते हैं। मान लीजिए हमारे सामने कभी ये क्वेश्चन आ गया,
आधी से ज्यादा जनता को तो पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन में है क्या, पूछा क्या गया है। अगर पूछा हुआ क्वेश्चन ही दोबारा पूछ जाए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन ही दोबारा पूछ जाए, बस इस बार वेस्ट डेज में पूछ जाए, 90 से ज्यादा % जनता को समेट जाएगा। क्योंकि नहीं पता है कि फीसर में ही बात होती है या एक्लिप्स में बात होती है, कुछ नहीं पता है। बस इतना पता होता है सेम सेम रिथ्रियो, अपोजिट थ्रियो, कहां कोई मतलब नहीं है। बस आने वाले क्वेश्चन पर बातें करते रहते हैं हम। बताइए इसके बारे में क्या ख्याल आता है, ये इरिथ्रियो है या थ्रियो है? इरिथ्रियो जो बोल रहे हैं उनकी गर्दनें तोड़ दूंगा मैं आज। ये कैसा है? स्टैगर्ड। बात भी मत करना स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में। किसके बारे में? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में बात भी मत करना। पहले क्या बनाना पड़ेगा इसको? एक्लिप्स। एक्लिप्स बनाने के बाद आपको फिशर में भी जाने की जरूरत नहीं है, वही बता देंगे अपन, क्योंकि फिशर में भी मामला सेम ही रहेगा फिर। तो क्या करें सर? आप बताइए दोनों सॉलिड लाइन कहां लानी पड़ेंगी? सेम साइड। दोनों सॉलिड लाइन कहां लानी पड़ेंगी? सेम साइड। ऊपर वाले को घुमा दूं क्या? घुमा दो सर। बताओ डैश पर कौन है? एच। अगर मैंने घुमाया तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर मैंने घुमाया 180 से तो वेज बन जाएगा डैश, और डैश बन जाएगा वेज। मैं बकायदा आपको ये सारी बातें मॉडल से समझा के गया था। तो ये हमारे सामने रहेगा। यहां पर कौन आ जाएगा? CHO। घुमाते बताइए OH कहां पर चला जाएगा? डैश पर। और H कहां पर आ जाएगा? वेज पर। क्या ये अब एक्लिप्स बन चुका है? यस, ये हमारे सामने एक्लिप्स कन्फर्मेशन बन चुका है। अब आप इरिथ्रियो थ्रियो की बात कर सकते हो। इरिथ्रियो एंड थ्रियो की बातें केवल एक्लिप्स में होती हैं। तो बताइए यहां पर OH किस पर है? वेज पर। और यहां पर OH कहां पर है? डैश पर। ये थ्रियोज निकलेगा। क्या निकलेगा? थ्रियोज। नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू फिशर। कुछ होते हैं जिन्होंने नरेगा का फॉर्म भरा होता है, वो अब इसको फिशर में ले जाएंगे फिर चेक करेंगे। अबे फिशर में ले जाएगा तो तेरे को पता है अगर वेज वाले राइट में जाएंगे तो डैश वाले किधर जाएंगे? लेफ्ट में। तो ये तो लेफ्ट में जाएगा, वो कहां जाएगा? राइट में। क्यों परेशान हो रहा है? यहीं से बता देना, जब हमने फिशर को इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा है। क्लियर? तो ये इरिथ्रियो एंड थ्रियो की बातें हो गई है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है रेसिमिक मिक्सचर। छोटी छोटी बातें बची हैं बस, अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें। रेसिमिक मिक्सचर की बातें हम कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हैं? रेसिमिक मिक्सचर। आज ऑनलाइन वाले कम है, ऑप्शन है ना आदमी के पास। जब भी ऑप्शन होता है तब ऐसा ही होता है कि कल पढ़ लेंगे, कल क्या है? संडे। हाँ, विकल्प रहित संकल्प जब होता है ना तो सक्सेस होने के चांसेस क्या हैं? ज्यादा। आप अपने दिमाग में एक बार सोचना कि कुछ नहीं हुआ तो कोई बात, पापा के पास बहुत पैसे हैं, प्राइवेट से कर लेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ोगे तुम। और एक बार तुमने ये सोच लिया कि भाई इस बार नहीं हुआ ना तो हालत खराब हो जानी है, तुरंत नींद गायब हो जाएगी। तो जब भी आपके पास विकल्प आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है लाइफ के अंदर, तभी आप हट जाते हो। इसीलिए बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आपको कभी भी सेकंड ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। सेकंड ऑप्शन रहता है तो सक्सेस रेशियो क्या हो जाता है? कम। लेकिन आपकी उम्र में अभी फर्क नहीं पड़ता, सीरियसनेस बहुत कम है। अभी देखना, अभी जाऊंगा लोग इधर उधर भटकते हुए फिरते हुए मिलेंगे, पता ही नहीं लगता कि तैयारी करने के लिए आए, घूमने के लिए आए। 3-4 सालों में समझ में आता है अच्छा पढ़ना भी पड़ता है क्या नीट के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर या इसी को ही कई बार क्या बोल देते हैं? रेसिमेट। रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमेट, ये छोटी छोटी बातें हैं भाई, ये पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आएंगी, इसलिए इनको कवर करना जरूरी है। लिखिए, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनेंशियोमर्स, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनेंशियोमर्स, equimolar mixture of 2 enantiomers, equimolar mixture of 2 enantiomers is known as racemic mixture. equimolar mixture of 2 enantiomers is known as racemic mixture. अगर 2 enantiomers का equimolar mixture अपन ले लेते हैं, अब मुझे equimolar mixture बताने की जरूरत नहीं है, 50-50 ले लो या 1:1 ले लो, क्लियर? तो क्या कहलाएगा? racemic mixture. Next, racemic mixture is optically inactive. Racemic mixture is optically inactive. Racemic mixture is optically inactive due to external compensation. Due to external compensation, कई दफा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। मीजो इनएक्टिव होता था इंटरनल कंपनसेशन से और ये होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मीजो इज रिप्रेजेंटेड एज रेसिमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड एज प्लस माइनस का साइन या डीएल का साइन मिलेगा। अगर आप कभी भी लेबोरेटरी के अंदर जाएंगे
तो जो रेसिमिक मिक्सचर होगा ना, उसके नाम के सामने प्लस और माइनस दोनों मिलेंगे, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी इसी में है, लीवो भी इसी के अंदर है। या स्मॉल डी किसको बताता है? डेक्स्ट्रो को। और स्मॉल एल किसको बताता है? लीवो। तो प्लस माइनस के साइन से या डीएल के साइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको। मान लीजिए ये हमने एक इक्विमोलर मिक्सचर बनाने की कोशिश की है। क्या बनाने की कोशिश की है? इक्विमोलर मिक्सचर हमने यहां पर बनाने की कोशिश की है। यहां पर हमने ग्लिसरल्डिहाइड के इक्विमोलर मिक्सचर बनाया है। किसका बनाया है? ग्लिसरल्डिहाइड का। यहां पर है CHO, यहां पर हमारे सामने रहेगा CH2OH। यहां पर अगर अपन बात करें वेज के ऊपर कौन है? OH। और डैश के ऊपर कौन है? H। फिर हमने ये वाला लिया है, आप जानते हैं ये कायरल मॉलिक्यूल है। सिंगल कायरलिटी सेंटर के साथ क्या होता है? कायरल। और कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका क्या होता है? एनेंशियोमर। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं। इनका हमने एक सॉल्यूशन बना लिया है। क्या बना लिया है? सॉल्यूशन। कैसे लिया है इनको? 1:1, 1:1 के अंदर मिक्स किया है। इट मींस इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर। तो ये जो हमारे सामने रिजल्टेंट रहेगा, इसी को क्या बोलेंगे? रेसिमिक। एनेंशियोमर की एक बात अच्छे से जानते हैं, अगर एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। यही तो उनकी खास बात होती है। उनका जो ऑप्टिकल रोटेशन है, बिहेवियर टुवर्ड्स PPL डिफरेंट होता है। एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों है भी कितने अमाउंट में? बराबर में। मान लीजिए इनके अपन ने 2-2 मोल लिए हैं। क्लियर? तो ये दोनों मान लीजिए क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो वो दो एंटी क्लॉकवाइज। अब आप बताइए ये जो अल्फा नेट मिलेगा इसका, वो जीरो रहेगा कि नॉन जीरो? अल्फा नेट हमारे सामने क्या मिलेगा? जीरो। पक्का? और ये अल्फा नेट जीरो क्या एक सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से है? नहीं, दो मॉलिक्यूल मिलकर करेंगे। इधर से एक, इधर से वो, ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं। यस, आपस में अल्फा नेट क्या बना देंगे? जीरो। अगर आप आपस में भिड़ रहे हैं और मैं बोलूं क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे? कि सर ये इंटरनल मैटर है हमारा, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल की कहानी है। लेकिन आप दूसरे से जाके भिड़ रहे होगे, दूसरे हॉस्टल वालों से भिड़ोगे, तो आप बोलोगे हाँ सर आओ आओ, आप भी पत्थर कुछ लेकर आओ। क्योंकि अब लड़ाई क्या चल रही है? दूसरों के साथ। मैटर कैसा हो गया है? एक्सटर्नल। तो जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है नेट जीरो, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल। जैसे हमारे एक्सटर्नल क्या होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं, बाहर अफेयर मिनिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स। इंटरनल हमारे सामने रहते हैं। तो ये मामला कैसा है? एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से ऐसा होता है। अब सुनो ध्यान से, कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा पूछता है कि आपने पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट करवाया, ठीक है, पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट करवाया, और जब यहां से आपने प्लाइट को पास किया तो अल्फा नेट क्या मिला? जीरो। अल्फा नेट क्या मिला? जीरो। तो क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो मॉलिक्यूल है, कायरल है? क्या इस बात की गारंटी लेते हैं? नहीं। क्या पता तुमने रेसिमिक मिक्सचर भर रखा हो, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर में भी अल्फा नेट क्या मिलेगा? जीरो। मॉलिक्यूल क्या है? कायरल। अल्फा नेट क्या रहे? जीरो। ये होता है रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली क्या निकलता है? इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। सुलटा लीजिए इसको, क्योंकि दूसरा आने वाला है वो बिल्कुल इसके अपोजिट आएगा, रिजोल्यूशन। छोटी छोटी बातें हैं। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन। जल्दी जल्दी सुलटाइए। कुछ बना रहे हैं, लिखिए। 3 क्लास है, जल्दी की पड़ी रहती है राक्षस। खत्म। अभी शुरू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। फिर आएगा क्वेश्चन, उसका कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म में 2-2 क्वेश्चन करके आगे बढ़ते चलते हैं। जल्दी जाओगे, जल्दी आओगे। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होते हैं जिनको जल्दी बनने की होती है, बस स्टेबल बनने की नहीं। थर्मोडायनेमिकली क्या बोलता है? कितना भी टाइम लग जाए लेकिन बनूंगा स्टेबल। लिखिए, सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर्स, separation of enantiomers from racemic mixture, separation of enantiomers from racemic mixture, separation of enantiomers from racemic mixture, separation of enantiomers from racemic mixture is known as resolution। यानी कि जो आपने अभी रेसिमिक मिक्सचर बनाया है ना, अब इनमें से इनको क्या बाहर निकालना है? एनेंशियोमर्स को बाहर निकालना है। उल्टा काम करना है इसमें। ये रेसिमिक मिक्सचर है, इसमें से एनेंशियोमर्स बाहर निकालने हैं।
आप बताइए क्या हम इनको सेपरेट कर सकते हैं बाई एनी फिजिकल मेथड? नो, केमिकल मेथड से कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये दोनों हमारे सामने, एक की कॉन्फ़िगरेशन है आर, एक की कॉन्फ़िगरेशन है एस। क्लियर? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, किसको छोड़कर? ऑप्टिकल रोटेशन को छोड़कर। अगर हम इनकी किसी कंपाउंड से रिएक्शन करवा दें, किस वाले के साथ? आर वाले के साथ, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा? आर आर। वो रिएक्शन करके क्या बनाएगा? आर एस। क्या बन जाएंगे? डायस्टीरियोमर्स। और डायस्टीरियोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? अलग। सुलटा देंगे हम इनको। तो हमारे पास मेथड्स हैं सेपरेट करने के, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बट हमें फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते इन दोनों को। तो लिख दीजिए, टू enantiomers can't be separated by any physical method. Two enantiomers can't be separated by any physical method. Two enantiomers can't be separated by any physical method, like fractional distillation. Two enantiomers can't be separated by any physical method, like fractional distillation. Like fractional distillation. कल आपसे पूछ ले क्यों? Because they have same physical properties. कल आपसे पूछ ले ऐसा क्यों, तो आप बोल सकते हो क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम। आया ना? चलिए नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा, अभी काफी देर के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। इसको लाल पेन से आप लिख लीजिए, क्योंकि सुना है लाल पेन से लिखी हुई बात आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलते हैं। मतलब वो आप डाउट भी नहीं पूछते हैं। लाल पेन से लिखने का मतलब बच्चा बोलता है नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसको याद रखूंगा। लिखिए, an optically active compound must be resolvable. An optically active compound, an optically active compound must be resolvable. An optically active compound must be resolvable. समझे? अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, रिजोल्वेबल का मतलब है कि उसके दोनों एनेंशियोमर सेपरेट होने चाहिए। अगर कोई कंपाउंड भले ही मिरर इमेज है, भले ही नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज है, लेकिन अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर सेपरेट नहीं कर पाए तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोलेंगे। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मस्ट बी रिजोल्वेबल, मस्ट बी रिजोल्वेबल एट रूम टेम्परेचर, मस्ट बी रिजोल्वेबल एट रूम टेम्परेचर। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। कैसे? देखिए, आप बताइए, मैंने बताया था कि साइक्लोहेक्सेन की जो ट्विस्ट बोट फॉर्म होती है वो कैसी होती है? कायरल। क्या तुम ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन को सेपरेट कर सकते हो? नहीं, कन्फर्मेशन कभी सेपरेट नहीं होती है। ऐसे एक एग्जांपल और देता हूं, हालांकि मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि जरूरत नहीं समझी। एन ब्यूटेन की जब आप कन्फर्मेशंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कन्फर्मेशंस। तो जो गॉस कन्फर्मेशन होती है एन ब्यूटेन की, वो कायरल होती है। देखिए, इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, लेकिन क्या आप इसको बाहर निकाल के ला सकते हैं? नहीं, सेपरेशन नहीं हो सकता इनका। आप देख सकते हैं इसमें पीयूएस भी नहीं है और इसमें सीयूएस भी नहीं है। इसको ऐसे दो बराबर हिस्सों में कट नहीं कर सकते, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं आ सकते इसके अंदर। ये कैसी है? कायरल। लेकिन हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि ये इंटर कन्वर्ट होती रहती है दूसरी कन्फर्मेशंस के अंदर। इसका मतलब हम इसे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोलेंगे, हम इसे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोलेंगे। कन्फर्मेशन के कायरल होने से कोई मतलब नहीं है। मॉलिक्यूल क्या निकलेगा? अकायरल। क्योंकि आप जानते हैं इसकी एक कन्फर्मेशन ये भी तो होती है फुल्ली एक्लिप्स्ड, है कि नहीं है? और फुल्ली एक्लिप्स के अंदर क्या जाएगा? प्लेन ऑफ। अगर मॉलिक्यूल की किसी भी कन्फर्मेशन के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देन मॉलिक्यूल विल बी अकायरल, मॉलिक्यूल विल बी अकायरल। भले ही कन्फर्मेशन कायरल हो, मॉलिक्यूल क्या बोला जाएगा? अकायरल। तो क्या हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं? नहीं, हम इसको कभी सेपरेट ही नहीं कर सकते। ये शानदार पॉइंट है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो क्या होना चाहिए? रिजोल्वेबल। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजोल्वेबल? ऑप्टिकली एक्टिव ही रिजोल्वेबल तो होते हैं। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब वो क्या निकलेंगे? रिजोल्वेबल। अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आने वाला है। नेक्स्ट हेडिंग लगेगी अब हमारे सामने। बस इतना ही था इसमें तो मामला। नेक्स्ट हमारे सामने आने वाला है अमीन इन्वर्जन ऑब्लिक फ्लिपिंग। ये लीजिए, अमीन इन्वर्जन मॉड्यूल में है। अमीन इन्वर्जन ऑब्लिक फ्लिपिंग। अरे पढ़ाना जरूरी है वरना तुम आए हुए क्वेश्चन को गलत कर दोगे। अमीन इन्वर्जन ऑब्लिक फ्लिपिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इन्होंने इसको पहले भी पढ़कर बैठे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको पहले पढ़ा हुआ है। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितनों ने पढ़ा है अमीन इन्वर्जन फ्लिपिंग? ये देखो, सब पढ़ के बैठे हुए हैं। एनसीईआरटी में तो बहुत सारी बातें नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं तो सोच समझ कर पढ़ा रहा हूं बेटा। परेशान होने की जरूरत
नहीं है। ये बताओ क्या ख्यालात है इस मॉलिक्यूल के बारे में, बताओ। ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव क्या है? दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव क्या है? एक्टिव है। कितने लोगों का मानना है ऑप्टिकली एक्टिव है? ये देखो बहुत कम लोगों का मानना है। हालांकि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है एंड सल्फर इज द कायरलिटी सेंटर। और तुम्हें लगेगा ये तो क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा? आगे बात समझ में, इसलिए पढ़ाना बहुत ही जरूरी है, वरना तुम आए हुए क्वेश्चन को सुलटा के निकल लोगे। तुमने अलग अलग तरीके से पढ़ी हुई चीजें। चलिए, अमीन इन्वर्जन या फिर हम फ्लिपिंग के बारे में बात करते हैं। कुछ नया नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है, बल्कि इससे चीजें आपको मैं और भी क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। देखिए, जब सेकेंड पीरियड एटम के ऊपर लोन पेयर होता है ना, तो वो लोन पेयर फ्लिपिंग करता है। फ्लिप करने का मतलब क्या है? एक बेसिक सा वर्ड होता है फ्लिप, जैसे टाइगर स्लोप करता है, ऐसे यू पलट के उधर चला जाता है, वापस लौट आता है, इसी को तो क्या बोलते हैं? फ्लिपिंग। जैसे अगर अपन बात करना चाहें अमोनिया की, किसकी बात करना चाहें? अमोनिया में। अमोनिया में जब ये नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है ना, ये एक जगह नहीं टिकता है, इसका फ्लक्सोनियल बिहेवियर होता है अमोनिया का, आपके लेवल पर डिस्कस नहीं किया जाता है। इसका लोन पेयर एक जगह नहीं टिकता है, ये रिजिड मॉलिक्यूल नहीं है। अगर अपन बात करें, शेप बताइए अमोनिया की कैसी होती है? अमोनिया की शेप बताइए कैसी होती है? क्या? कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं राक्षस। कैसे होती है? पिरामिडल। होती है कि नहीं होती है? अब देखो, ये जो आपका लोन पेयर है, इस पिरामिड के कहां पर है? ऊपर की साइड। थोड़ी देर के बाद ये पलट जाएगा। पिरामिड कहां मिलेगा आपका? ऊपर की साइड। और लोन पेयर कहां मिलेगा? नीचे की साइड। ये ऐसा खेल खेलता रहता है। अगर सेकेंड पीरियड के एटम पे लोन पेयर है, तो ये ऐसा खेला खेलता रहता है। सर ऐसा खेला ये क्यों खेलता है? आप बताओ, सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन क्यों होता है? क्योंकि रोटेशन होने के लिए जो टेम्परेचर पर अवेलेबल है, तो इसको भी फ्लिप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। अगर आप टाइगर श्रॉफ को बोलोगे चल पूरे दिन फ्लिप कर पाएगा क्या? थोड़ी देर बाद एनर्जी क्या हो जाएगी? कम, और गिर जाना पड़ेगा। के पास एनर्जी है, वो फ्लिप करेगा। तो जब तक फ्लिप करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, अगर वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है, तो वो फ्लिप कर सकता है। हर कोई फ्लिप नहीं कर सकता। मान लीजिए मेरे जैसे इंसान को फ्लिप करवाओगे तो टुकड़ों में टूट जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी मुझे फ्लिप करने के चाहिए वो है ही नहीं। नहीं 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 बेटा, मरने के दूसरे बहुत तरीके हैं, मैं ढूंढ लूंगा। क्लियर? चलिए, तो हम फ्लिपिंग की बात कर रहे हैं। वापिस आते हैं, लौट के वापस आते हैं टॉपिक पर। देखिए, ये हमारे सामने है R1 वापस, ये हमारे सामने क्या है? R2, और ये क्या है? R3। देखिए, नाइट्रोजन पर भले ही हमने सारे के सारे ग्रुप्स क्या लगा रखे हैं? अलग, सब अलग लगे हुए, स्टिल दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको कुछ बुक्स कायरल लिखती हैं और कुछ बुक्स अकायरल लिखती है। कुछ बुक्स इस नाइट्रोजन को कायरलिटी सेंटर मानती हैं और कुछ इसको कायरलिटी सेंटर ही नहीं मानती है। क्लियर? एनसीईआरटी में ऐसी बातें नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी बातें, बाइफिनाइल कहीं नहीं दिया है एनसीईआरटी के अंदर। जो क्वेश्चंस आए हैं एनसीईआरटी से बाहर से भी आए हैं, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ा रहा हूं तो सोच समझ कर पढ़ाऊंगा। अब ये क्या होता है? ये लोन पेयर करता है फ्लिप। फ्लिप करने का मतलब है, अभी ये इधर है, ये लौट कर किधर आएगा? इधर। ये सारे के सारे एटम्स और ग्रुप भगेंगे उधर। किधर भगेंगे? उधर। ये सारे के सारे भगेंगे उधर। जैसे तेज हवाओं में आपका अम्ब्रेला ऐसे पलटता रहता है, ऐसा ये भी फ्लिप करता है। इसे कई बार अमीन इन्वर्जन, अमीन क्यों? क्योंकि जो लिखा हुआ एक 3 डिग्री अमीन है। क्लियर? या कई बार इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोल दिया जाता है। अब आप एक बार स्लो मोशन में सोचो, मान लीजिए आप ऐसे छाता पकड़ के खड़े हुए अम्ब्रेला, और तेज हवा का झोंका आया, यूं पलट गया। तो जब यूं से यूं पलटा होगा, तो बीच में कोई स्टेज आए होगे ना, जिसमें वो कैसा हुआ होगा? प्लेनर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? लेकिन वो स्टेज हमें दिखाई नहीं देती। ऐसे ये भी बहुत फास्ट फ्लिप करता है, आपको पता ही नहीं चलता, ऐसे फास्ट फ्लिप करता रहता है। लगभग 10 रेज टू पावर 9 to 11 टाइम्स एक सेकंड में फ्लिपिंग हो जाती है इसके अंदर। 10 रेज टू पावर 9 to 11 टाइम्स एक सेकंड में फ्लिप कर जाता है इतनी बार। इसका मतलब तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि फ्लिपिंग हुई है या नहीं हुई है। तो फ्लिप करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो इसके पास अवेलेबल होती है। लेकिन इसमें खास बात है बेटा, बहुत ही खास बात है, ध्यान से सुनना। जब ये फ्लिप करता है ना, तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जरूर निकलता है। और जब ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू निकलता है ना, तो यहां खेला खेला जाता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन के साथ। क्या खेला जाता है?
है इसकी हाइब्रिडाइजेशन के साथ। और ट्रांजिशन स्टेज के अंदर ये जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर होता है ना, ये प्योर पी के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है? प्योर पी ऑर्बिटल के अंदर आ जाता है। और ये ट्रांजिशन स्टेट है, हाई एनर्जी कन्फर्मेशन है। ऐसा यहां पर जब होता है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम इज sp2 इन ट्रांजिशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम इज sp2। फिर आप समझ रहे हैं ना, ये लोन पेयर इधर आ रहा है, ये सारे इधर जा रहे हैं, ये वापस यहां पर लौट के आ जाएगा। ये आपको बकायदा एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई देंगे। इसको देखो, इसको जो बना रहा हूं, इसको देखो, और उसको देखो जो पहला बना हुआ है, ये एक दूसरे की क्या दिखाई देंगे? मिरर इमेज। क्या दिखाई देंगे? मिरर इमेज। लेकिन हम इनको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। ये जो दो आपके सामने बने हुए ना, हम इनको कभी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ये दनादन 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 फ्लिप करेगा ही करेगा। क्या हम इसको फ्लिप करने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस फ्लिपिंग इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। भले ही आप जब इसकी मिरर इमेज निकालोगे ना, तो इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी? नॉन सुपर इंपोजेबल निकल कर आएगी। यानी कि दो चीजें तो अलग है, लेकिन आप कभी जिंदगी में सेपरेट नहीं कर सकते। और जब सेपरेट नहीं कर सकते तो काहे का अलग मानेंगे हम? इनफैक्ट ये हमारे सामने क्या रहेगा? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स रहेंगे। ये आपने क्या बना रखे हैं? इनकी कन्फर्मेशंस। क्योंकि अगर आप सेपरेट ही नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? कन्फर्मेशन। ध्यान से सुनता जा, यहां से वहां जाने के लिए कोई बॉन्ड नहीं टूटा है, यहां से वहां जाने के लिए कोई बॉन्ड नहीं टूटा है। अगर बिना बॉन्ड तोड़े कोई कार्रवाई आपने की है, इसका मतलब केवल कंफर्मेशन बदली है। क्या बदली है? कंफर्मेशन। और कंफर्मेशन बदली है तो हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो बताइए, ये दोनों रिजोल्वेबल है कि नॉन रिजोल्वेबल? नॉन रिजोल्वेबल। अगर रिजोल्व ही नहीं कर सकते तो ऑप्टिकली एक्टिव तो बोलेंगे नहीं। अब सुनो ध्यान से, बहुत सारे डिस्प्यूट हैं बुक्स में, बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। कुछ बुक्स इसको कायरल मानती है, कुछ नहीं मानती है। कुछ इसको कायरलिटी सेंटर मानती है, कुछ नहीं मानती है। लेकिन सब एक बात मानती है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सब एक बात को इनएक्टिव है। तो एग्जामिनर नहीं फंसेगा कंट्रीब्यूशन में, पूछेगा तो इसका ऑप्टिकल नेचर पूछेगा। क्या पूछेगा? ऑप्टिकल नेचर पूछेगा कि बताइए, ये जो कंपाउंड आपके सामने बना हुआ है, ये वाला जो कंपाउंड आपके सामने बना हुआ है, ये R1, ये हमारे सामने R2, ये हमारे सामने R3, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? नहीं है। अगर मैं नहीं पढ़ाता ना तो सुलझ जाते, क्योंकि तुम इसको कायरलिटी सेंटर मान लेते हो, चारों डिफरेंट, और सुलझ जाते। दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, रीजन बीइंग नॉन रिजोल्वेबल। ऐसे ही कार्बन आयन पर लगा दिया R1, यहां पर लगा दिया R2, यहां पर लगा दिया R3, और पूछता बता ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? चारों क्या है? अलग। लोन पेयर भी है, जानते हैं, ग्रुप की तरह बिहेव करता है, लोएस्ट प्रायोरिटी मिलती है उसको। तो यहां पर भी ये ऑप्टिकली क्या निकलेगा? इनएक्टिव। भले ही नीट में नहीं आया है, नीट को छोड़कर हर जगह इस पर बात हो चुकी है। नीट को छोड़कर हर जगह इस पर बात हो चुकी है। अभी सुनना ध्यान से, कमाल की बात मैं आपको बताने वाला हूं, कमाल की। मान लीजिए ये हमारे सामने नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर लोन पेयर है कि नहीं है? इसका फ्लिपिंग ही इस लोन पेयर के रेजोनेंस में जाने का कारण बनता है। इसका फ्लिपिंग ही इस लोन पेयर के रेजोनेंस में जाने का कारण बनता है। क्योंकि जब ये फ्लिप करता है तो ट्रांजिशन स्टेट है। ये कौन सी स्टेज है? ट्रांजिशन। किस में चला जाता है? पी। ये पी ऑर्बिटल है, sp3 नहीं है। फिलहाल ये किस ऑर्बिटल के अंदर है? पी ऑर्बिटल। पी बोल दीजिए या प्योर पी बोल दीजिए। अगर ये पी ऑर्बिटल के अंदर चला गया तो लगातार दो पी ऑर्बिटल है, तीसरा पी ऑर्बिटल हो जाएगा, कॉन्जुगेशन में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? कॉन्जुगेशन में। और यही अगर ये थर्ड पीरियड के एटम पर होता तो थर्ड पीरियड के एटम पर प्रेजेंट लोन पेयर पर फ्लिप नहीं कर पाता है। उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा। तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव निकल कर आते हैं। लेकिन ये क्या निकल कर आएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो फ्लिपिंग का मतलब समझ में आया? यस। जो लोन पेयर है एक जगह से दूसरी जगह चलता है। मुद्दे की बात क्या है? ये मॉलिक्यूल हमारे सामने ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आ सकता। यानी कि हम इनके बारे में ये कह सकते हैं कि ये नॉन रिजोल्वेबल है। कैसे हैं? नॉन रिजोल्वेबल हमारे सामने रहेंगे। और अगर हम किसी को रिजोल्व ही नहीं कर सकते तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोलेंगे। सीधी सी बात है। आगे बात समझ में? छापिए, आगे बढ़ूंगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना, वो शानदार क्वेश्चन रहेगा। लगभग हर एग्जामिनेशन में आ चुका है भाई। नीट को पूछते हुए टाइम नहीं लगेगा, एक क्वेश्चन निकाल के दे जाएगा यहां पर और हम सुलझ जाएंगे। क्या फ्लिप करने के लिए भी रोटेशनल एनर्जी, सॉरी, बैरियर होता है? यस, फ्लिपिंग का भी बैरियर होता है, बट दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर।
फ्लिपिंग में ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ बता दिया बेटा, तो फ्लिपिंग की स्टार्टिंग है, फ्लिपिंग बहुत गजब की चीज है, लेकिन हमें जितना चाहिए काम बन गया हमारा, खत्म। हमें नीट क्रैक करना है, मास्टर नहीं बनना है। तो मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। सुलटा दिया है क्या? कभी अपन से गलती हो जाए, चारों डिफरेंट देख के मार दे टिक ऑप्टिकली एक्टिव, चारों देखकर मार दे, नहीं, सेकंड पीरियड के एटम पर लोन पेयर फ्लिप कर सकता है। क्या कर सकता है? फ्लिप। और फ्लिपिंग अगर हो गएगा उस केस के अंदर, ऑप्टिकली एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। और मैंने इसका बेसिक स्ट्रेंथ से भी लिंक करवाया था एक बार। फ्लिपिंग से बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होती है, क्योंकि वो लोन पेयर पता ही नहीं चलता है कहां पर, खटाखट खटाखट एक फेज से दूसरे फेज पर मॉलिक्यूल पर जाता रहता है। तो लिखिए, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट एट सेकंड पीरियड एटम, if lone pair is present at second period atom, if lone pair is present at second period atom, if lone pair is present at second period atom, it may undergo flipping. If lone pair is present at second period atom, it may undergo flipping. सर इट में क्यों लिखवाया, मतलब कभी नहीं भी जाएगा क्या? मैं बता दूंगा। इट मे अंडरगो फ्लिपिंग एट रूम टेम्परेचर, इट मे अंडरगो फ्लिपिंग एट रूम टेम्परेचर। अगर कोई फ्लिपिंग कर गया तो वो नॉन रिजोल्वेबल होगा। क्या होगा? नॉन रिजोल्वेबल। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिजोल्वेबल। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव को दूसरे तरीके से पूछता है। नेक्स्ट लिखिए, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट एट थर्ड पीरियड एटम, if lone pair is present at third period atom, then it doesn't show flipping at room temperature. If lone pair is present at third period atom, अगर यही लोन पेयर थर्ड पीरियड एटम के ऊपर होगा तो ये फ्लिप नहीं कर पाएगा। इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट एट थर्ड पीरियड एटम, देन इट डजंट शो फ्लिपिंग एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर ये फ्लिपिंग शो नहीं करेगा, क्योंकि इसको फ्लिप करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए होती है? ज्यादा। इसके लिए एनर्जी बैरियर ज्यादा होता है, और वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत शानदार। Which of the following is optically active? Which of the following is optically active? भाई इस क्वेश्चन पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए हैं। फ्लिपिंग कभी डायरेक्टली नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछता है फ्लिपिंग को डायरेक्टली। फ्लिपिंग पर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ऑप्टिकली एक्टिविटी से बात करता है। मान लीजिए कि हमारे सामने है नाइट्रोजन, यहां पर है लोन पेयर, ग्रुप लगा दिया है R1। उम्मीद करता हूं R1 R2 से कंफ्यूज नहीं होंगे आप, बस इतना सा है कि क्या है, अलग अलग है। ये हमारे सामने है R2 और ये हमारे सामने है R3। तीनों एल्काइल ग्रुप्स क्या हैं? डिफरेंट। सेकंड चाहे तो ऐसी प्रकार से कार्बन भी आपके सामने ला सकता है। सामने लगा हुआ है R1, यहां पर हमारे सामने क्या लगा हुआ है? R2, और यहां पर हमारे सामने क्या लगा हुआ है? R3। क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड हमारे सामने नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन आपके बीच में है। ये हमारे सामने है नाइट्रोजन, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे सामने है R1। अगर अपन बात करना चाहें R2, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें R3। कंपाउंड नंबर 4, ये हमारे सामने है सल्फर, यहां पर अगर अपन बात करें R1, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो R2 है, और यहां पर ये है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। बढ़िया क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्वेश्चंस आएगा कभी ना कभी, कब आएगा नहीं पता है। आपकी टर्न पर आ गया तो सुलटा के चला जाता। ये हमारे सामने है सल्फर, इस पर लोन पेयर अवेलेबल है। ध्यान रखना, लोन पेयर मैं बता रहा हूं वो नहीं बताएगा, लोन पेयर मैं बता रहा हूं वो नहीं बताएगा, आपको पता होना चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑब्लिक लिख दो रिजोल्वेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑब्लिक रिजोल्वेबल। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव है तो रिजोल्वेबल होगा, अगर कोई रिजोल्वेबल है तभी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। बढ़िया क्वेश्चंस आपके सामने है। बताइए पहले के बारे में क्या ख्यालात है, पहले के बारे में क्या ख्यालात है? इनएक्टिव, बिल्कुल सही, नॉन रिजोल्वेबल। दूसरे के बारे में क्या ख्यालात है? इनएक्टिव, नॉन रिजोल्वेबल। क्यों? फ्लिप करेंगे, सेकंड पीरियड पर है, क्या करेंगे? फ्लिप। नेक्स्ट में बताइए, नाइट्रोजन कायरलिटी सेंटर है, कहां है? लोन पेयर है ही नहीं। इट इज ए कायरलिटी सेंटर एंड सिंगल कायरलिटी सेंटर, ऑप्टिकली एक्टिव, दैट्स ऑल। नेक्स्ट बताइए, सल्फर में सबसे पहले आप बता दीजिए सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या है? sp3 है कि नहीं है? बताइए, 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, यस, 1 2 ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड है, उससे कोई लेना देना नहीं है, 4 अलग है ना, है, दैट्स ऑल। सो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। यहां से उलट जाते आप लोग, नहीं बताता तो। सिंगल कायरलिटी सेंटर, ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्यालात है? क्या ये कायरलिटी सेंटर है? यस, इट्स ए कायरलिटी सेंटर, और पूरे मॉलिक्यूल में सिंगल कायरलिटी सेंटर है, तो ये हमारे सामने क्या रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट में बताइए, क्या ये फास्फोरस एक कायरलिटी सेंटर है? यस, सिंगल कायरलिटी सेंटर। ये देखो कौन से पीरियड पर है? थर्ड। ये कौन से पीरियड पर है? थर्ड। फ्लिप नहीं करेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये थर्ड पीरियड के ऊपर अवेलेबल है, फ्लिपिंग शो नहीं करेंगे। तो ये कायरलिटी सेंटर के साथ। और नेक्स्ट में बताइए, नाइट्रोजन पर क्या ये कायरलिटी सेंटर है? यस, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर यही कायरलिटी सेंटर है। 1 मिनट सर, इस बार ये फ्लिप नहीं करेगा क्या? नहीं, क्योंकि पहले जब ये फ्लिप कर रहे थे ना, तो इसके ऊपर जो लगे हुए ग्रुप थे उनके आपस में कोई बॉन्ड नहीं था, ऐसे ऐसे भग रहे थे। अब की बार जो पीछे जो फ्लिप करने वाले हैं उनको आपने सिग्मा बॉन्ड से जोड़ दिया है। ये देखो, अगर ये बॉन्ड हटा दोगे फ्लिप कर जाएगा, ये बॉन्ड बना दिया तो फ्लिप नहीं करेगा। रिंग के आने से फ्लिपिंग रुक जाती है। मान लीजिए आपका छाता बार बार ऐसे पलट रहा है, आप क्या करो, छाते से वायर बांधो और डंडे से कनेक्ट कर दो उनको, क्लियर? ऐसे ताड़ियों से बांध बांध के डंडे से कनेक्ट कर दो। अब कितनी भी तेज हवा चले, फट सकता है, फ्लिप नहीं कर सकता है, क्लियर? तो रिंग का पार्ट बन जाता है, तो ये फ्लिप नहीं कर पाता है, ऑप्टिकली एक्टिव। मान लीजिए आप ज्यादा फ्लिप कर रहे हैं घर में, इधर से उधर कूद रहे हैं, घर वाले क्या करेंगे? हाथ पैर बांध के एक साइड पटक देंगे, ये बेटा बहुत फ्लिप कर रहा है तू, अब करके दिखा, फिर फ्लिपिंग होगी क्या? नहीं। तो ऐसा फ्लिपिंग नहीं होती है। नेक्स्ट और लास्ट, बस एक बात आपको बताने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना अनसिमेट्रिकल केस में बताऊंगा, केवल किसमें? अनसिमेट्रिकल में, सो दैट आप पूरा मॉड्यूल सोल्व कर सकें। कल संडे है, सो दैट आप मॉड्यूल क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। साफ कर दूं इसको, कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। लीजिए, खत्म हो चुका है मामला। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स वही हमारे सामने रहेगा। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को कितने टाइप में बांट सकते हैं? 2 टाइप। नया फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, नया फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कौन सा रहेगा अपने पास? अनसिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल हमारे सामने है अनसिमेट्रिकल, क्लियर? तो बताइए टोटल स्टीरियो क्या रहेंगे? टोटल स्टीरियो, टोटल स्टीरियो में अब सब आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी। 2 रेज़ टू पावर n, n क्या रहेगा वो अपन बताएंगे। तो टोटल स्टीरियो यहां पर हमारे सामने निकल कर आएगा 2 रेज़ टू पावर n। n में बता दूंगा, n ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल यूनिट्स को मिलाकर आने वाला है, n ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल यूनिट्स को निकाल कर आने वाला है। अगर इसके अंदर ऑप्टिकल यूनिट हुई तो आप जानते हैं इसमें कभी सिमेट्री नहीं आएगी। तो अगर अपन बात करें ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे इसके अंदर? सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव। कई बार हमसे पूछ लेता पेयर ऑफ एनेंसियोमर्स, पेयर ऑफ एनेंसियोमर्स, पेयर ऑफ एनेंसियोमर्स निकल कर आते हैं ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाई 2। अगर ये अनसिमेट्रिकल है और उसमें कोई भी कायरलिटी सेंटर निकला, एक भी निकल गया, एक भी ऑप्टिकल यूनिट आ गई, तो सारे क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि अनसिमेट्रिकल में पीओएस यूएस होता ही नहीं है।
तो आपके पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाई 2 होते हैं। अगर एक कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका एक एनेंशियोमर भी तो एग्जिस्ट करेगा। एनेंशियोमर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, तो जितने भी हैं 2 से डिवाइड कर दो। इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं 2 raised to power n डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सारे ऑप्टिकली एक्टिव मिलेंगे। इसी को आप कैसे लिख सकते हो 2 raised to power n minus 1, बस इतना पे बच्चा धर लेता है कि ये कहां से आ गया। अबे 2 की पावर 1 ऊपर जाके -1 कर दिया। रेसिमिक मिक्सचर, नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर्स, नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर्स हमारे सामने कितने रहेंगे? नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर वही आएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाई 2। एनेंशियोमर मिलके एक तो एक पेयर बना कितना रेसिमिक मिक्सचर बना के देगा 1। क्लियर? 2 पेयर आपस में मिलकर कितने बना के देंगे 2। ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाई n, 2 raised to power n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 raised to power n minus 1। ये आ गई बात समझ में? बताइए वेयर n क्या है, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। वेयर n इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल यूनिट, जहां से GI शो हो रहा हो, ज्योमेट्रिकल यूनिट प्लस अगर अपन बात करना चाहें ऑप्टिकल यूनिट, और मैं बता चुका हूं अपने लिए ऑप्टिकल यूनिट क्या रहने वाली है, कायरलिडी सेंटर। एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन मात्र, और ये क्वेश्चन किस में आ चुका है? अनसिमेट्रिकली आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीट में अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा, अब आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो आपके मॉड्यूल के हैं। टोटल स्टीरियो बता दो, इसके अंदर टोटल स्टीरियो आपको बता देना है कितने हैं, कितने बनेंगे 4। क्या ये कायरलिडी सेंटर है? इसे बोलते बेटा ऑप्टिकल यूनिट। क्लियर? और यहां से क्या ये GI शो करेगा? यस। इसे क्या बोलते हैं बेटा? ज्योमेट्रिकल यूनिट। तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे सामने? n की वैल्यू आएगी 2। 1 ऑप्टिकल यूनिट यानी कि कायरलिडी सेंटर प्लस 1 ज्योमेट्रिकल यूनिट, n की वैल्यू आ जाएगी 2। टोटल स्टीरियो बता दो कितने बनेंगे? टोटल स्टीरियो हमारे सामने बनेंगे 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ रेसिमिक कितने बनेंगे? नंबर ऑफ अगर हमसे पूछ ले रेसिमिक मिक्सचर, तो नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर बनेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। आप बताइए क्या सारे जितने भी स्टीरियो आइसोमर बनेंगे 4, क्या 4 के 4 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? यस। अब इसका कोई मीजो नहीं निकलेगा। कायरलिडी सेंटर है, सिंगल कायरलिडी सेंटर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, तो अनसिमेट्रिकल के केस में सारे ऑप्टिकली एक्टिव निकलेंगे, बस उसमें ऑप्टिकल यूनिट होनी चाहिए। अगर ऑप्टिकल यूनिट हटा देता, मान लीजिए मैं इसमें से ये हटा देता और ये दे देता मैं आपको, तो फिर n की वैल्यू कितनी हो जाती? 1। तो अब ये ज्योमेट्रिकल निकल के आ जाता है, इसमें ऑप्टिकल एक भी नहीं होता। तो अगर कायरलिडी सेंटर है तो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों चलेंगे, कायरलिडी सेंटर को हटा लूं तो ओनली ज्योमेट्रिकल चलने लग जाएगा, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो n हमने दोनों के अंदर ही अप्लाई किया था। क्लियर? ये हमारे सामने अब आपको मॉड्यूल सोल्व करना है। क्या करना है? मॉड्यूल सोल्व। 1 से 2 दिन का टाइम भी दे दिया जाएगा, हालांकि कल की दिन में ही आप पूरा मॉड्यूल सुलटा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब अनसिमेट्रिकल का केस बचा हुआ है, लेकिन उसमें इतनी बात नहीं।